हेलो स्टूडेंट, चलिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक और वीडियो लेकर के आ रहे हैं, दैट इज एनर्जी बैंड इन क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर एनर्जी बैंड कैसे बनते हैं, इन एनर्जी बैंड को इस चैप्टर में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर बार बार इन एनर्जी बैंड के बारे में बात की जा रही होगी, बार बार इन एनर्जी बैंड के बारे में बात की, इन्हीं एनर्जी बैंड के आधार पर ये चैप्टर एक्सप्लेन होगा, तो हम इसको समझ पाएंगे। तो चलिए हम एक सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल लेकर के एनर्जी बैंड को समझने की कोशिश करते हैं। सेमीकंडक्टर हमने लिया सिलिकॉन। सिलिकॉन है नंबर 14। 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2, ऐसे करके हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब हम इसके एनर्जी बैंड को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ हम एक प्लॉट करते हैं, ग्राफ इस प्रकार से आएगा। इधर को मैंने ले लिया इसमें एनर्जी, और इधर को ले लिया मैंने एटम के बीच की डिस्टेंस, दो एटम के बीच की डिस्टेंस, या इंटरस्टेशियल डिस्टेंस भी कहेंगे इसको। तो मैं इस तरफ डिस्टेंस ले लेता हूँ, ये इस तरफ डिस्टेंस ले लेता हूँ, और इधर की तरफ को मैं एनर्जी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एनर्जी ली, तो एनर्जी ले ली हमने यहाँ पर, और यहाँ हमने डिस्टेंस ले ली। ये इंटरस्टेशियल डिस्टेंस है, ये एटम्स के बीच की डिस्टेंस है। अब देखिए, जब तक ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने दिखाया सिलिकॉन का, ये आइसोलेटेड गैसीय एटम जो सिलिकॉन का है उसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया। समझ रहे इसको बात को, कि जब हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइसोलेटेड मतलब अकेला जो सिलिकॉन का एटम है उसके लिए हमने दिखाया। लेकिन क्रिस्टल के अंदर थोड़ा इसमें चेंजेज आ जाते हैं कि ये वाला जो हमारे पास अलग अलग इनके एनर्जी के ये लेवल दिखा रखे हैं हमने, ये जो एनर्जी के लेवल हैं सिलिकॉन के लिए और आइसोलेटेड सिलिकॉन के लिए। अब जब हम इसको क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एटम्स पास पास आते हैं, पहले लिक्विड बनता होगा और फिर क्रिस्टल बनता होगा, तो क्रिस्टल में एटम बहुत पास पास आ जाते हैं। और जब क्रिस्टल के एटम के अंदर एटम बहुत पास पास आ जाते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत पास पास आ जाते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों के पास पास आने से कुछ नए इंट्रैक्शन होते हैं, यानी कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, और जिससे कि कुछ नई प्रकार की एनर्जी लेवल बनते हैं। तो उनको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। तो कैसे करके ये इसके अंदर में कुछ एनर्जी लेवल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने लिखा 1s2, ये मैंने लिखा 2s2, ये मैंने लिखा 2p6, ये मैंने लिखा 3s2, इसको मैं थोड़ा ऊपर को लिख लेता हूँ और ज़रा, ये मैंने लिखा 3s2 और ये मैंने लिखा 3p2। ठीक है, तो ये जो जैसे जैसे हम इनको पास पास लाएंगे, पास पास लाने पर इनके अंदर स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्प्लिटिंग मतलब ये जो है आपस में, ये जो मैं जैसे जैसे एटम को पास पास ला रहा हूँ, क्रिस्टल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आइसोलेटेड गैसीय एटम के आइसोलेटेड गैसेस एटम्स जो थे उनको पास पास ला रहा हूँ और उनको क्रिस्टल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब वो क्रिस्टल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो देखो होगा क्या इसमें, कि ये जो P है ये ऐसे करके इस टाइप से अलग, ये बहुत सारे एनर्जी लेवल में टूट जाएगा। ये डिफरेंट एनर्जी लेवल इसके अंदर बन जाएंगे हमारे पास। आराम से बात सुनिए इसमें, कि जब हम इन गैसियस एटम को, देखो ये एक एटम तो होगा नहीं इसके अंदर जब क्रिस्टल बनेगा तो बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, तो बहुत सारे एटम्स जब आपस में पास पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे या कुछ इंट्रैक्शन होगा, या यूँ समझो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये जो डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगी पोटेंशियल एनर्जी उनकी बढ़ेगी, उसके एनर्जी के चेंज होने से ये जो इसके अंदर ये जो sp3 आपको दिखाई दे रहा, ये जो 3p2 दिखाई दे रहा, इसके जो एनर्जी लेवल हैं स्प्लिट होने लग जाएंगे और छोटे छोटे एनर्जी लेवल में टूटने लग जाएंगे। ऐसे ही इसके अंदर भी स्प्लिटिंग हो जाएगी और इसके अंदर भी ये छोटे छोटे एनर्जी लेवल बनने लग जाएंगे। अब मैं इनको और पास पास लाता हूं, और जैसे जैसे मैं इनको और पास पास लाऊंगा, ये जो एनर्जी लेवल्स थे आपस में, ये एनर्जी लेवल आपस में ओवरलैप करने लग जाएंगे। इसके एनर्जी लेवल ये और इसके एनर्जी लेवल ये सब आपस में यहाँ पर ओवरलैप कर जाएंगे। तो ये एनर्जी लेवल सब यहाँ पर ओवरलैप कर गए। अब यहाँ पर कुछ नहीं पता लग रहा कि कौन S का एनर्जी लेवल है, कौन P का एनर्जी लेवल है, क्योंकि ये सारे के सारे आपस में मिल गए। फिर दोबारा से देखिए, ये तो आइसोलेटेड गैसीय एटम के एनर्जी लेवल थे, उसके बाद हमने क्रिस्टल बनाया तो ये एटम्स आपस में पास पास आए तो नए इंट्रैक्शन हुए तो नए एनर्जी लेवल बने। ये इसके ये P, इसके अंदर एनर्जी लेवल स्प्लिट होकर के इतने सारे एनर्जी लेवल बन गए, इसके अंदर इतने सारे एनर्जी लेवल बन गए, और जब हम इसको और पास पास लाए तो ये जो एनर्जी लेवल हैं आपस में ओवरलैप कर गए, आपस में मिल गए। ठीक है, ये एनर्जी लेवल, ये बहुत सारे एनर्जी लेवल बन जाते हैं, लगभग 10⁻23
एनर्जी लेवल बन जाते हैं इसके अंदर हमारे पास। तो इतने सारे एनर्जी लेवल इसके अंदर बन गए। अब मैं इनको और पास पास ला रहा हूँ। जैसे ही मैं इनको और पास पास लाऊंगा ये एनर्जी लेवल, और अब ये इन एनर्जी लेवल के अंदर में से भी दो प्रकार के इसके अंदर हमारे पास बैंड बन जाएंगे। ऊपर एनर्जी लेवल, ये जो एनर्जी लेवल बहुत सारे बने हुए थे ये दो पार्ट में डिवाइड होने लग जाएंगे। मतलब कुछ एनर्जी लेवल हमारे पास यहाँ पर आएंगे, ये कुछ एनर्जी लेवल तो यहाँ आ जाएंगे और कुछ यहाँ पर आएंगे, ये एनर्जी लेवल आ जाएंगे। तो ये दो बैंड बन जाएंगे एनर्जी के। एक एनर्जी लेवल का बैंड ये बन जाएगा, एक एनर्जी लेवल का बैंड ये बन जाएगा। तो ये दो अलग अलग एनर्जी लेवल के बैंड बन जाएंगे। और इन एनर्जी लेवल के जो बैंड होते हैं इनके कुछ नाम होते हैं। ये जो नीचे वाला एनर्जी लेवल होता है इसको बोलते हैं हम वैलेंस बैंड, और जो ऊपर वाला होता है इसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो इसे कहेंगे हम वैलेंस बैंड नीचे वाला, और ये जो ऊपर वाला आया इसे कहेंगे हम कंडक्शन बैंड, ये कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर प्रेजेंट थे वो ज़्यादातर कहाँ होते हैं? तो आंसर है वो वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। मतलब अगर जो मैं यूँ कहूँ कि क्रिस्टल की कंडक्टिविटी को कौन बताएगा, तो क्रिस्टल की कंडक्टिविटी को वो इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे जो कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होंगे। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होंगे जो कंडक्शन बैंड में बैठे होंगे। जो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। यहाँ कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। इन दोनों के बीच यहाँ पर एक एनर्जी का गैप आ रहा है। ये देखिए एनर्जी का गैप आ रहा है। इसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। डेल्टा ई.जी से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, दोनों के बीच का एनर्जी गैप। किसी में ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है और कहीं पर ये एनर्जी गैप बहुत कम हो सकता है। तो अभी देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने सिलिकॉन को समझाने की कोशिश की, तो ये इनके आइसोलेटेड गैसीय एटम के एनर्जी लेवल्स हैं। अब जैसे ही क्रिस्टल बना तो हम ये जो हमारे पास एटम है, ये एटम पास आने लग गए तो इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच कुछ नए इंट्रैक्शन होने लग गए तो नए एनर्जी लेवल बन गए। और पास आए तो एनर्जी लेवल आपस में ओवरलैप कर गए, और पास आए तो इनके अंदर जो होता है दो बैंड एनर्जी लेवल के बन गए। एक कंडक्शन बैंड ऊपर, इन्हीं में से कुछ एनर्जी लेवल ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, कुछ की एनर्जी कम हो जाएगी। जिनकी कम हो जाएगी वो वैलेंस बैंड और जिनकी अधिक हो जाएगी वो कंडक्शन बैंड। और उनके बीच में एक गैप बन जाएगा जिसे बोलेंगे हम डेल्टा ई.जी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम डेल्टा ई.जी को फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में एनर्जी बैंड हो गया इसके क्रिस्टल के। अब होता क्या है इसमें कि अगर जब मैं बात करूं कंडक्टर की, तो कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर में ये जो बैंड होते हैं, मैं इन बैंड को अलग से बना देता हूं जरा। ये जो बैंड होते हैं हमारे पास, चलो मैं पहले इंसुलेटर ही दिखाता हूं। इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर कौन होते हैं? तो इंसुलेटर वो होते हैं हमारे पास जिनमें करंट नहीं बहता है। और करंट क्यों नहीं बहता है? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, दो एनर्जी बैंड बन गए। ये वाला एक एनर्जी बैंड बन गया, नीचे की तरफ को एनर्जी बैंड जो बनाया था मैंने, वो क्या बताया था? वैलेंस बैंड। इसे कहते हैं हम वैलेंस बैंड। ये हमारे पास वैलेंस बैंड है। और एक यहाँ पर एनर्जी बैंड आ जाएगा, इसे बोलेंगे हम कंडक्शन बैंड। तो ये हमारे पास कंडक्शन बैंड आ जाएगा ऊपर, ये वैलेंस बैंड आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर के बीच, इन दोनों के बीच का ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, जिसे हम डेल्टा ई.जी कहते हैं, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप, ई.जी एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने से क्या होता है, यहाँ पर जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए, ये यहाँ से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँच पाते हैं। और जब कंडक्शन बैंड में यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। जब तक यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, अभी भी बात की थी हमने कि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में बैठे होंगे वो कंडक्टिविटी को हमारे पास चलाएंगे। मतलब कंडक्टिविटी उन्हीं के कारण बनेगी हमारे पास मेटल के अंदर या किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर। तो यहाँ पर से तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ ही नहीं रहे, और जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं तो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन बन ही नहीं रहे। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन रहे हैं तो इंसुलेटर में करंट नहीं बहता है। ठीक है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी 0 होती है या बहुत कम होती है, यूँ समझ लेंगे।
अब बात करते हैं हम दूसरे प्रकार के। तो दूसरा हमारे पास होता है कंडक्टर। तो कंडक्टर के बारे में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? तो कंडक्टर के बारे में देखिए हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो कंडक्टर में क्या होता है, ये दोनों के दोनों जो बैंड है हमारे पास, ये दोनों के दोनों जो हमारे पास बैंड है, कौन से बैंड? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये दोनों के दोनों आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। इसमें दोनों के दोनों बैंड आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। तो ये हमारे पास बैंड है, ये नीचे की तरफ बैंड वैलेंस बैंड, और ये ऊपर की तरफ बैंड हो गया कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड भी ये देखिए इसके अंदर ओवरलैप कर रहा ऐसे। तो ये इसके अंदर ओवरलैप करेगा हमारे पास, ये दोनों बैंड आपस में ओवरलैप कर गए, ये ओवरलैपिंग हो गई दोनों बैंड की। इसका मतलब इस वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन आप आराम से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। इनके बीच एनर्जी गैप, इनके बीच फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है? तो आंसर है या तो 0 मान लो फॉरबिडन एनर्जी गैप को, इन दोनों के बीच का जो गैप है, और या बहुत कम, लगभग 0.00005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 0.0005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप, या यूँ समझो 0 ही होता है, एनर्जी गैप बहुत कम होता है। तो यहाँ से वैलेंस बैंड से बहुत सारी संख्या में इलेक्ट्रॉन आराम से कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएंगे तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और जब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो इसमें काफ़ी करंट बहेगा। तो हमने क्या बोला, जो इंसुलेटर थे उनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, कितना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। इसलिए वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में एंटर नहीं कर पाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे तो कंडक्टिविटी इसकी 0 होगी। दूसरा, इंसुलेटर में क्या हो रहा, कंडक्टर में क्या हो रहा? कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप कर गए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आराम से आ जाएंगे, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तो इसमें करंट बहेगा, यानी इसकी कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होगी। अब तीसरी बात करते हैं, जो हमारा इस चैप्टर का टारगेट है वो है सेमीकंडक्टर। हमने इस चैप्टर में सेमीकंडक्टर के बारे में ही पढ़ना है, तो सेमीकंडक्टर हमारा टारगेट है। तो अब हमने सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर के जो एनर्जी गैप होते हैं वो क्या होते हैं, किस कंडीशन में होते हैं। तो इनका जो एनर्जी गैप है ये हमने दिखाया ऊपर कंडक्शन बैंड, और ये दिखाया वैलेंस बैंड। तो इनका एनर्जी गैप ना तो बहुत कम होता है और ना बहुत ज़्यादा होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकते हैं जो इस वैलेंस बैंड से इस कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएं, थोड़े से इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो यहाँ से यहाँ चले जाएं। इसका जो एनर्जी गैप होता है वो एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है और 0 से ज़्यादा होता है। मतलब इसका एनर्जी गैप, अगर जो मैं बात करूँ सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के लिए इसका जो एनर्जी गैप है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन बहुत अच्छा सेमीकंडक्टर है हमारे पास, तो सिलिकॉन के लिए इसका एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जर्मेनियम के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, इसका जो एनर्जी गैप होता है वो 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो सिलिकॉन के लिए ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ही एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉनों को मिल जाती है, किसी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, बहुत ज़्यादा को तो नहीं मिलती है, लेकिन बहुत कम कुछ इलेक्ट्रॉनों को मिल जाती है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाते हैं, इसलिए थोड़े से फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं, इसलिए थोड़ी सी इसमें कंडक्टिविटी, इसमें थोड़ी सी जो होती है करंट बहती है। ठीक है, तो तीनों प्रकार के सब्सटेंस को बैंड थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो कर देंगे हम कि कंडक्टर में दोनों के दोनों जो एनर्जी गैप होते हैं, जो दोनों के दोनों हमारे पास बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसलिए कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। इंसुलेटर में क्या बोलेंगे कि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, दोनों बैंड के बीच में कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। इतना ज़्यादा एनर्जी गैप होने के कारण इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर नहीं जा पाएंगे, मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे, मतलब करंट नहीं बहेगा इंसुलेटर के अंदर। सेमी कंडक्टर की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, फिर मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर हम बार बार सेमी कंडक्टर के बारे में ही बात करेंगे। सेमी कंडक्टर के अंदर जो एनर्जी गैप होता है ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है। सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसलिए थोड़े से फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसलिए थोड़ी सी इसमें करंट बहती है। अब आगे ये बात होगी कि इसकी कंडक्टिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और थोड़ा सा इसमें ज़रा ये देख लें, मैंने इसमें थोड़ा सा लिख रखा है, अगर जो आप चाहें तो लिखना चाहें तो इसमें से नोट कर लें इसको आराम से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।